देख लीजिएगा कि कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो अगर ट्वेल्थ केमिस्ट्री की बात करते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है वो एग्जाम्स, वो 30 मार्क्स का होता है। आपने दिया भी होगा बेटा, पता होगा आपको। 30 मार्क्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा। 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे? ये 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्ट एनालिसिस में। ये सॉल्ट एनालिसिस आपके बोर्ड में 8 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी आपके बोर्ड में 8 मार्क्स का होता है। तीसरा होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब इस कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी बातें आती है। डिपेंडिंग अपॉन स्कूल्स आपको ये मैनेज कर सकते हैं। इसमें आता है फंक्शन ग्रुप। उसकी टेस्टिंग आपको कराते हैं बेटा, आपको कराया भी होगा लैब में। फूड स्टफ, फूड स्टफ जिसमें आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स की मेनली एनालिसिस करवाई होगी स्कूल वालों। और एक और इसी में आता है, वो आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर्स कि वो आपको करवाएं, क्योंकि दीज थिंग्स आर बेसिकली, बाकी चीजें तो मुझे लगता है कि दे कैन मैनेज। बाकी सभी मुझे लगता है कि आपके स्कूल में दे कैन गिव इट। क्रोमेटोग्राफी इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा, आपको वहां पर ड्राई करना पड़ता है, आरएफ निकालना होता है, तो वो टीचर्स अवॉइड करते हैं नॉर्मली। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी स्कूल जिसमें क्रोमेटोग्राफी करवा देते हैं बच्चों, बिकॉज यू आर बीइंग गिवन विद 3 आवर्स, और इस पूरे काम के लिए आपको एग्जैक्टली 3 घंटा मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये कितने मार्क्स का है? ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो 8, 8, 6, 8, 8 और 6, यानी अगर ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 22 नंबर सिर्फ आपके पास हो। तो अगर राइटिंग पार्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, तो हमें 22 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएगा। अगर हमने पेपर में कोई गलत नहीं किया, सॉल्व प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया, तो रिमेनिंग 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से करते हैं। 8 मार्क्स में आपका, इसमें तीन चीजें इंक्लूड हो जाती है। 4, 4 का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। इसमें आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, इसमें आपका रिकॉर्ड भी आ जाएगा जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, और प्लस इसी में वाइवा आ जाता है। तो अगर इन तीनों का कलेक्शन देखें तो आपका वाइवा ही इन तीनों को डिसाइड करता है। ठीक है, ऑल डिपेंड्स अपॉन वाइवा। मतलब प्रोजेक्ट तो हर इंसान बनाएगा, प्रैक्टिकल फाइल सबने बनाई होगी, तो उसमें तो कोई एरर वाली बात ही नहीं है। तो सारी बातें आपकी वाइवा पे आ जाती है। अगर वाइवा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। जिसके लिए दूसरा, जब आप कोई काम कर रहे हो तो टीचर्स को देख के अच्छा भी लगे कि भाई यू नो समथिंग, आप अच्छे ढंग से कर रहे हो चीजों को, तो ये पता भी होना चाहिए उनको। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस पूरे प्रोसेस में कैसे करते हैं, लिखना क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, और कैसे कैसे एग्जाम्स में टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो आई एम स्टार्टिंग विथ योर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फिर हम सॉल्ट एनालिसिस पे मूव ऑन करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी हैव वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है बेटा, इसका एक नाम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्यों आया, क्योंकि यू आर यूटिलाइजिंग वॉल्यूम टू कैलकुलेट एवरीथिंग। इसका एक नाम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है, और इसी को हम लोगों ने बहुत क्यूटली नाम दे दिया टाइट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज टाइट्रेशन? कहते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटर्मिन
द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन। मतलब किसी भी अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालने का जो टेक्निक्स होता है, उस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं बच्चे? टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ का दो बेसिक फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट बता देता हूं, यूनिट भूलना मत, गलती मत करना, ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है। स्ट्रेंथ के वी हैव टू फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला आता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास, जो आप अभी 11th 12th में यूज करोगे। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। स्ट्रेंथ का बेसिकली दो फॉर्मूला होता है। एक होता है नॉर्मेलिटी इंटू मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, और एक होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास। इसलिए सभी बच्चों को हर एक कंपाउंड का मोलर मास डिटरमिन करना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। और ये बेसिकली, क्योंकि आपसे रैंडमली टीचर पूछेंगे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ KMnO4, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मॉर सॉल्ट। क्यों? आप देखो सर, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हर के मोलर मास की यूटिलिटी है। हर किसी का मोलर मास हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो हम सॉल्ट का वेट कितना लेंगे, उसको निकालने में मोलर मास की यूटिलिटी है। तो जिस बच्चे को मोलर मास नहीं पता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई झोलफास कर रहा है बच्चा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रैंडमली पता कर लेते हैं। अब जैसे आपने स्ट्रेंथ निकाला, आप स्ट्रेंथ किसका निकालते हैं? KMnO4 का। तो भाई KMnO4 का मोलर मास तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो आप तो फॉर्मूले में लिखोगे। तो अब एक टीचर जैसे अभी वाइवा में कोई पूछ लेगा, बेटा आपको जब मोलर मास याद ही नहीं है बच्चे, तो आप शीट में कैसे लिखोगे? इनफैक्ट अगर आप शीट में लिख रहे हो तो वो कभी कभी क्या होता है, टीचर कहेंगे बेटा अपनी शीट लेके आना। तो अब शीट में देखा है कि आपने 158 मास लिख दिया KMnO4 का, तो पूछेंगे नहीं कि बेटा ये 158 आप कहाँ से आया। तो आप क्या जवाब दोगे? जैसे अब कहते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस आपका वाइवा हो रहा है, आपका टाइट्रेशन का वाइवा हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन शीट में लिखी हुई चीजें। तो टीचर ऑब्वियस सी बात है आपसे पूछते हैं कि बेटा ये कैसे लिख लिया आपने। अच्छा आपने बेटा शीट में, अच्छा क्या आपसे पूछेंगे बेटा क्या आया आपका, आप बताओगे सर ये आया, कैसे किया बेटा आपने? तो आप पता चलेगा ये तो पड़ोसी ने बताया है, तो वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब हम बात करते हैं टाइट्रेशन के टाइप्स। टाइट्रेशन देख लिया, इसलिए हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किसकी मदद से निकालते हैं? टाइट्रेशन, क्योंकि जब तक वो नहीं है तब तक स्ट्रेंथ नहीं है। अब स्ट्रेंथ ही तो पता चल रहा है कि भाई 1 लीटर में इसका इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो वो स्ट्रेंथ ही पता चल रही है, तो आप दोनों से निकाल सकते हो। इसलिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों की डेफिनेशन एक बच्चे को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की, फिर मोलैरिटी की डेफिनेशन की, और फिर हम अपने टाइट्रेशन पे वापस आएंगे टाइप्स में। तो अब आप देखो, मोलैरिटी की डेफिनेशन भी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा करा हुआ था। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम सोल्यूशन किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए। बहुत अच्छे। अच्छा, अब हम मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मोल्स निकालते हैं हम गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, या हम इसको बोल सकते हैं मोलर, MOLAR, या कैपिटल M बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारा एक और इसकी प्रॉब्लम क्या है? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टीचर को मौका मिल जाता है ना सॉल्यूशन में एंटर करने का। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के जैसा एक और टर्म भी आपको दिखा होगा, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली n फैक्टर इनटू मोल्स। एक फॉर्मूला ये भी होता है, और एक और फॉर्मूला भी ग्राम इक्विवेलेंट का होता है,
वो होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को कंपाइल करके देखोगे तो नॉर्मेलिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला आता है, वो हम लोग सभी देख लेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो जब मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई होगी कि दुनिया में हर वो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है जिसके अंदर वॉल्यूम हो, क्योंकि टेम्परेचर जिसके अंदर भी वॉल्यूम आ गया वो सारे टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो लिखेंगे, तो इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। या हम लोग सिंपल सा क्या कह सकते हैं बेटा, नॉर्मल सॉल्यूशन कह सकते हो आप इसको। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बेटा अब ये, इसमें मोलारिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी आपको पता है सॉल्ट की नहीं, लेकिन अब एक जो नई टर्म्स आ गई वो आ गई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर आपके लिए क्या होना चाहिए, किसका क्या एन फैक्टर है वो ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम निकालते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर को हम लोग सभी लोग वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए कुछ और होता है, बेस के लिए ये कुछ और होता है, सॉल्ट के लिए ये होता है कुछ और, एलिमेंट के लिए ये कुछ और होता है, और एसिड के लिए हो गया नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेस के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स। सॉल्ट के लिए क्या होगा बेटा? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एलिमेंट के लिए क्या होता है? उसकी वैलेंसी। क्योंकि इस एंड फैक्टर का नाम ही क्या है बेटा? इस एंड फैक्टर का नाम ही क्या है? वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी होगा। अब बोलोगे सर हमारे लिए कौन काम की चीज है? हमारे लिए जो काम की चीज है वो है ऑक्सैलिक एसिड। यू हैव द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मेरे बच्चे, एंड द फॉर्मूला इज COOH, COOH डॉट 2H2। क्योंकि आपने किया, इसका मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो इसका मोलर मास आता है 126। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? वो होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब कितने हाइड्रोजन है इसके पास देने वाले, तो कितने हैं बेटा? ध्यान से देख के देखिए, दो है। इसके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ये एक्सटर्नल पूछते हैं, तो लिखिए क्या बगल में? वाइवा। मैं वाइवा हाईलाइट कर दूंगा जो आपसे पूछते हैं। तो इसमें इसका एन फैक्टर कितना हो गया, कितने हाइड्रोजन है देने वाले? दो। तो आपसे पूछा जाता है बेटा, अच्छा बहुत अच्छी बात बेटा, इक्विवेलेंट मास बहुत अच्छा बोला, ऑक्सैलिक एसिड जो आप यूज कर रहे हो उसका मोलर वो इक्विवेलेंट मास निकालो। तो आप बोलेंगे अच्छा ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। पूछते हैं बच्चे टीचर्स कि ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बता दो, तो बच्चे कभी कभी ये नहीं बता पाते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COH डॉट 2H2O। आप निकालेंगे तो मोलर मास यूनिट, यूनिट के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहना है, ग्राम पर मोल। 63 उसका वो आ जाता है। अगर बेस के लिए अगर मैंने पूछा कि भाई NaOH है, तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 3। सॉल्ट, अब सॉल्ट की बात करेंगे तो मैंने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर कोई आपसे पूछे इसका एन फैक्टर कितना है, तो एन फैक्टर इसका जो होता है वो 6 होता है। पता है क्यों होता है 6? मैंने क्या लिखा? एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3+। कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पे? 2, तो +6 हो गया ना। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। कितने सल्फेट है? 2, तो -6। तो एन फैक्टर इज चार्ज जो आपके सॉल्ट पे
पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है, जैसे AlCl3 है, AlCl3, मुझे बताओ क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1। हाउ मेनी क्लोरीन यू हैव, 3। तो एनायन कितना, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो AlCl3 का एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो अगर उसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो आप क्या करोगे, समझ में आ गया बेटा, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो उसका मोलर मास लेंगे, मोलर मास ऑफ किसका, Al2SO4 का होल थ्राइस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। एलिमेंट की देख लिया। अब एक और यहां पे कॉन्सेप्ट होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां भी आ गया वाइवा। ये हो गया व्हाट इज एन फैक्टर इन दिस केस नाउ, रिडॉक्स में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, वही एन फैक्टर होगा। जैसे मोहर सॉल्ट, आपको पता होगा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला चाहे जो मर्जी हो लिखते हैं हम उसको, सिर्फ Fe2+, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन, आयरन +2 में होता है, मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा। तो इसका एन फैक्टर सिर्फ 1 हो जाएगा मोर सॉल्ट का, जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो उसका एन फैक्टर होगा। क्या मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का मतलब समझ में आ गया, इज इट फाइन नाउ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन कितने हैं और हमारी वाली कौन सी कैटेगरी है, हमने उसमें कौन सा एजेंट है वो देखेंगे। क्या मैं मूव ऑन कर सकता हूँ या कुछ लिखना है इसमें, क्लियर है बेटा। बेटा हो गया, चलो नेक्स्ट लिखिए, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के टाइप्स, पहला टाइट्रेशन जो होता है वो उसको कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, दोज which involves the oxidation and reduction। दूसरा होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, इसमें इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप लोग न्यूट्रलाइजेशन कौन सा, तो ये लिखा था HCl वर्सेस NaOH, ठीक है, फिर आपका था ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH, 11th में आपने किया होगा बेटा ये टाइट्रेशन। रिडॉक्स वाला कौन सा है बेटा, तो लिखेंगे ना मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। तो यानी आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है बेटा, रिडॉक्स वाली। फिर आपने लिखा हुआ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4। फिर आपका एक टाइट्रेशन होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो याद है कहाँ यूज करते हैं, कैल्शियम आयन वर्सेस EDTA, वो जो हार्ड वाटर हार्डनेस सॉफ्टनेस के लिए डिटर्मिन। फिर आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, फिर आइडोमेट्रिक एंड आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके काम का जो आपके सिलेबस में है मेरे बच्चे, वो कौन सा टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री है, आइडोमेट्री है, आइडीमेट्री है,
ठीक है, बैक टाइट्रेशन भी होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे कंसर्न का नहीं है, हमारा कंसर्न है, यानी आप जो आज पढ़ रहे जा रहे हैं उस टाइट्रेशन का नाम है रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स है तो किसी की ऑक्सीडेशन होगी और किसी की रिडक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमसे पूछा जाता है, तो हमारा आज का जो टारगेट है वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो है आपका KMnO4। और कौन है, K2Cr2O7। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एजेंट है आपका ऑक्सैलिक एसिड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका, मोहर सॉल्ट। नाउ इसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, COOH इसका फॉर्मूला जरूर देखेंगे, FeSO4 .NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O। हाँ, दूसरी बात इसके बारे में और क्या जानना चाहिए आपको, इसके बारे में जानना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका 126 है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मेरे बच्चे, ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके, वो है 392 ग्राम। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट समझ में आ गया आपको। तो कल को कोई पूछे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो अंडरगो ऑक्सीडेशन, इनकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली KMnO4 K2Cr2 किस तरह का रिएजेंट है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग, अंडरगो रिडक्शन। तो सबसे पहले ये पूछा था भाई, आपने बोला रिडक्स, बेटा रिडॉक्साइजेशन, यस, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें भी देखो बेटा, जल्दीबाजी में हम क्या कर, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सर KMnO4। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर उसकी रिडक्शन हो रही है। मोहर सॉल्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सर ऑक्सीडेशन उसकी हो रही है। KMnO4 कर रहा है ऑक्सीडाइज, K2Cr2O7 कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। इज इट फाइन, क्लियर है, मॉलिक्यूलर वेट लर्न हो गया। ठीक है, अब बात आ रही है KMnO4 की जो आपके काम की है। तो देखो, अंडरगो रिडक्शन, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट इट इज 158 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट सभी का टिप्स पे होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरी कंपाउंड शुड बी ऑन टिप्स, 158, 392 एंड व्हाट इज इट, ऑक्सैलिक। ठीक है, अब अगला मूव ऑन करें, रिडॉक्स टाइट्रेशन में देख लिया आपने कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, जैसे आप अपने टाइट्रेशन किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा आपके एम लिखवाते हैं टू प्रिपेयर m बाय समथिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अब एक टर्म आया, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या हर किसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेंगे, नहीं, उसी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन सकता है। देखो बेटा कहानी क्या है, हम दूसरे की स्ट्रेंथ का पता लगा रहे हैं, दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। तो अगर दूसरे की ताकत का आपको अंदाजा लगाना है तो आपका खुद का प्योर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो प्योर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन होता है, जरा नोट डाउन करो, नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप इसको। प्योर, मतलब प्योर विदाउट एनी कॉन्टेमिनेशन।
solution with exact concentration can be prepared. ठीक है बेटा, कॉन्टेंट कैन। और इसका एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में कौन है? फॉर एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट एंड ऑक्सैलिक एसिड। इसलिए आप इन्हीं दोनों का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, इन्हीं दोनों का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है, मोहर सॉल्ट और केमनो, क्योंकि इनमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होती, दे आर समहाउ प्योर, आप इनकी प्योर सॉल्यूशन बना सकते हो। अब क्वेश्चन आता है वाइवा, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, वाई KMnO4 can't be considered as primary standard। तो आपने आंसर देने क्या है? इट इज बिकॉज KMnO4 is usually contaminated with MnO2। क्यों नहीं बोलते उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बेटा? क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली क्या डाला होता है? MnO2 मिक्स होता है एज एन इम्प्योरिटीज, तो आप उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन या प्योर सोल्यूशन नहीं बना सकते। इज इट फाइन मेरे बच्चे? तो अब आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। इज इट फाइन? अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, मतलब समझ में आ गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसको आप एग्जैक्ट स्ट्रेंथ प्योरिटी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जो नहीं बन सकता, जिसमें ऑलरेडी इंप्योरिटीज है, उनको हम क्या करते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कह जाते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर वाली बात, तो 2 नंबर ही है तो ऑब्वियसली सेकेंड हैंड हो गया, और एक प्योर है तो 1 नंबर बोल देते हैं उसको। अब हम बात है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, पहला है, मैं बना रहा हूं M/20 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। डिजिटल दिया जाता है आपको या एनालॉग वेइंग मशीन है? अब तो डिजिटल से ही काम करवाते होंगे। ठीक है, तो डिजिटल वाले से ही काम करना है। मोर सॉल्ट का एम, पहले तो वेट ऑफ सॉल्ट निकालते हैं, तो पहले हेडिंग डालेगा वेट ऑफ सॉल्ट, वेइंग तो बाद में करें। वेट ऑफ सॉल्ट कैसे करते हैं वेट? तो पहले देखो हमें कितना बनाना है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलेंगे अपने मन में, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रहेगा आपको एक फ्लास्क दिया जाता है, याद है? इट इज राउंड बॉटम फ्लास्क, यस और नो? या उसको मेजरिंग फ्लास्क भी कह सकते हैं आप। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेजरिंग फ्लास्क की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। नॉर्मली जनरली 100 ml का होता है, बट कुछ जगह पे जब उनके पास 100 ml खत्म हो जाते हैं तो वो 250 ml भी दे देते हैं। तो आपको जब फ्लास्क दिया जाएगा तो उसमें ध्यान से देखना कि वो 100 ml का है या 250 ml, क्योंकि 100 ml का होगा तो उसमें, और उसमें ना एक मार्क बना होता है, यहां तक बॉटल उठाएंगे ना उसमें मार्क बना होता है, तो याद रखिएगा, मार्क की रीडिंग याद रखिएगा। कलरलेस सॉल्यूशन के लिए लोअर मेनिस्कस लेते हैं और कलर्ड सॉल्यूशन के लिए अपर मेनिस्कस लेते हैं, ये भी याद रखिएगा, टीचर्स पूछते हैं लोअर मेनिस्कस, क्योंकि कलर्ड सॉल्यूशन का लोअर मेनिस्कस दिखेगा नहीं। ठीक है, नीचे अगर ब्लैक होगा तो नीचे कैसे दिखेगा आपको? एक लॉजिकली सोच के देखो, तो उसका अपर मेनिस्कस लेते हैं। अपर मेनिस्कस समझ रहे हो ना, लिक्विड का जो ऊपर वाला पार्ट। इसी तरह जब कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो उसका क्या लेते हैं? लोअर मेनिस्कस, नीचे वाला। समझ में आ गया डिफरेंस? फिर से सुनना, कलर्ड सॉल्यूशन का अपर मेनिस्कस, कलरलेस सॉल्यूशन का
लोअर मेनिस्कस। ठीक है, अब लिख दूं क्या इसको या समझ जाएंगे आप? लिख ही देता हूं। कलर्ड सॉल्यूशन अपर मेनिस्कस, और कलरलेस सॉल्यूशन लोअर मेनिस्कस। अच्छा, अब ये प्रिपेयर कैसे करते हैं? मान लो मैं एग्जांपल कर रहा हूं, टू प्रिपेयर, मैं इसमें सिर्फ 100 ml का बना रहा हूँ। ठीक है, 100 ml के बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, मोलारिटी कितनी बनानी है हमारे को बेटा? 1/20 बनानी है। गिवन वेट मुझे नहीं पता, मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मुझे नहीं पता, एक्स ले लिया। मोलर मास मोहर सॉल्ट का 392 होता है। कितने एमएल का सोल्यूशन बना था? 100 ml का। लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, तो आपने इसको 1000 से कर दिया डिवाइड। कितना हो जाएगा? 1/20 इज इक्वल टू x/392 इंटू ऊपर में आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100। कटेगा जो काट दो, तो जो x की वैल्यू आ रही है बेटा 392/200 आ रही है। तो x इज कमिंग आउट टू बी 1.96 ग्राम। इज इट फाइन मेरे बच्चे? यस और नो? क्लियर है? 1.96 ग्राम। अब ये बनाना है, इसका कर लेना सिमिलरली। अब आते हैं, ये तो वेइंग कर लिया, अब लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना मेरे बच्चे, सिर्फ मेरी बात ध्यान रखना और लैब में जाकर सीधा एग्जीक्यूट करना। किसी से कोई पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपका फ्रेंड कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, उसे कोई लेना देना नहीं। अब आपको एक ऐसे वॉच क्लास मिलेगा। ठीक है, इट इज माई वॉच क्लास, कंसिडर इट एज वॉच क्लास। तो सबसे पहले आपका जो डिजिटल वेइंग बॉक्स होगा उसमें आप डालेंगे, एंड व्हाट यू आर सपोज टू टेक इज, 1 मिनट से क्लियर से। अच्छा, वेट ऑफ वॉच क्लास सबसे पहले, और ये लिखना होता है, ये प्रोसीजर में लिखना होता है बेटा। ये आपको लिखना होता है, ये वेट ऑफ वॉच ग्लास लिखना होता है। समझ रहे हो? प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन के बोर्ड में मार्क्स होते हैं, आपने अपनी शीट पे भी फाइल में लिखा होगा ना वेइंग ऑफ सॉल्ट। ये लिखना होता है बोर्ड में, अगर वो चीज नहीं लिखते हो ना तो मार्क्स कटते हैं। तो वेट ऑफ वॉच ग्लास लिखते हैं। ये ग्लास मैं भी मान के चल रहा हूं 21 ग्राम का है। नॉर्मली ये 20 ग्राम का होगा, 21 ग्राम का होगा, या 22 ग्राम का ऐसे होगा। फिर हम लिखते हैं वेट ऑफ, उसी में सुनो क्या करना होता है। वेइंग बॉक्स से देखो यार, वेइंग बॉक्स से ऐसे, ठीक है ना, वेइंग बॉक्स देख लिया आपने। और वेइंग बॉक्स में आपका अगर होगा तो टेयर की ऑप्शन आती है ना, TARE लिखा होगा उसमें। तो आपने कुछ नहीं करना, हम लोग क्या कहते हैं, हमें टेयर का ऑप्शन होता है, हमने क्या करना होता है, पहले तो 0 रीडिंग हो दो, उसके और वॉच क्लास रख दो। वॉच क्लास रख के उसका वेट ले लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर टेयर कर दो उसको। जैसे टेयर करते हो वापस वो 0 पे पहुंच जाए। ठीक है, अब उसको लिख बार बार वही करके ऐड करके करना नहीं होता। टेयर करोगे 0 पे। फिर 1.96 ग्राम, देखो बेटा इसका प्योर होना बहुत जरूरी है। ये जितना एक्यूरेट बनेगा ना आपकी रीडिंग उतनी अच्छी आएगी, क्योंकि इसी से दोषरी का स्ट्रेंथ डिटरमिन कर रहे हो। तो इसका प्योर होना बहुत जरूरी होता है। तो आपने वेट कर लिया नॉर्मली, तो 1 पॉइंट, इसलिए ध्यान रखिएगा वेट तो हम लिखते हैं वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस सॉल्ट लिखते हैं। तो इट इज 21 प्लस 1.96 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये? 22.96 ग्राम वेट आना चाहिए। तो फिर हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्ट ट्रांसफर्ड। वेट ऑफ सॉल्ट ट्रांसफर्ड इट इज हाउ मच? तो 22.96 माइनस 21, तो इट इज 1.96 ग्राम ही ट्रांसफर किया। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोहर सॉल्ट में ही पंगा है, ऑक्सैलिक एसिड में इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब मैं जा रहा हूं, ये हमने यहां तक समझ में आ गया बच्चे, सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? थंब रेज कर दो आप लोग भी। यहां तक क्लियर है? मूव ऑन करूं? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। प्रतीक कोई डाउट है? नो सर। हाँ जी। अब देखो आगे मूव ऑन करें बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अब देखो, अब हमने वेट ले लिया, ये हमारा ये 100 ml का फ्लास्क है, ये हमारा फनल है। हमने फनल से सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट डालने के तुरंत बाद अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो उसका अप्रोक्सीमेटली 1 ml डाल दो। नहीं तो अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो एक टेस्ट ट्यूब डाल देना तुरंत, बिफोर एडिंग वाटर, बिफोर एडिंग वाटर। अब हाँ, हाँ। अब वाई वाई वाई, ये हमारे क्वेश्चन वाई वाई में पूछा जाता है कि वाई H2SO4 इज एडेड, इज एडेड। क्यों? तो इसका रीजन क्या है बेटा? टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए। और ये हम लोग बहुत टेक्निकल टर्म में बांधते हैं तो बोलते हैं टू प्रिवेंट द प्री मैच्योर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मोहर सॉल्ट। बेटा अगर आपने, आपको पता है आयरन की बहुत बड़ी दिक्कत है। आयरन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? इट इज 26। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d6 4s2। तो +2 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको पता है, आयरन बहुत जल्दी +2 से +3 में चेंज हो जाता है। और इसकी टेंडेंसी होती है क्योंकि +2 में वो 3d6 में है, और +3 में वो क्या हो जाता है देखो। आयरन +2 से +3 में क्यों चेंज होता है? रेडली। इसलिए +2 वाले जितने भी होते हैं ना, उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। इनफैक्ट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये 3d6 है, और अगर वो थ्री थ्री Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3d5 हो जाएगा। व्हाट इज दिस? हाफ फिल्ड। क्या हो गया? ये हाईली स्टेबल हो। क्लियर है? इज इट फाइन? चलो, हाँ ओम क्लियर है बेटा? ये पर्पस समझ में आ गया, व्हाई वी हैव एडेड दिस थिंग। तुरंत डालना है। अगर आपने इसको बाद में डाला तो इसका मतलब वो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज हो चुका हो। तो पानी के डालने से पहले ही H2SO4 डाल दीजिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बट ये नहीं, भर के नहीं डालना। 1 ml बहुत सफिशिएंट होता है, 1-2 ml मैक्सिमम, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब उसके बाद वाटर यहां तक बढ़िएगा। उसके बाद फिर क्या करना? फिल वाटर अप टू द मार्क। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया। बन गया हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका? ऐसा। फनल हटा दीजिए, कॉर्क होगा तो कॉर्क लगा दीजिएगा, और नहीं होगा स्टॉप पर तो छोड़ दिएगा स्टॉप पर। ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, यानी M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मॉड सॉल्ट। ठीक है, इज इट फाइन? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब मैंने आपको वेइंग करना बताया, मैंने आपको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना बताया। अब मैं आपको टाइट्रेशन करना बता रहा हूं, और टाइट्रेशन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन का लॉजिक क्या है, इसमें हम बात करते हैं। अब टाइट्रेशन की बात करते हैं, लिखिए। आगे बढ़े, मूव ऑन करें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइट्रेशन।
ऑफ मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO। ठीक है, अब यहां पे बात कर, वी नीड, देखो पहले बात करेंगे यहां पे, अगर हम दोनों की टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें एसिडिफाइड, पहले देखो एंड पॉइंट क्या होता है इसका, हर टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज, कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, मान लो आपके हिसाब से ये एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कंप्लीशन नहीं होता, कलरलेस टू लाइट पिंक which disappear on addition of drop of मोहर salt। सिंगल ड्रॉप, एक, अभी चेक करते हो आप लोग ये, एक ड्रॉप से, वहां तो देखते ही नहीं है, हम तो लाल करने में बिजी रहते हैं बेटा, लाल हरा बस खाली, कितना सुंदर लग रहा है बेटा, वो इतना लाइट होना चाहिए, इतना लाइट कि वो एक ड्रॉप से डिसअपियर हो जाता है, वही एक, अब वो मैं एक ड्रॉप की सिग्निफिकेंस बताऊंगा आपको, हम तो लाल 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 हो जाता है, मतलब अच्छा लग रहा है, पिंक। चलिए बेटा, एंड पॉइंट होता है ना, इंडिकेटर, कहते हैं नो इंडिकेटर, क्यों, एज KMnO4 is a self indicator। कैटलिस्ट Mn2 प्लस आयन। ठीक है, अब यहां पे आता है, जब टाइट्रेशन करते हैं तो अब मेरा क्या क्या उसमें आया देखो, नो वी हैव दिस, ये आपको कह सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क यूज किया है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी आप कह सकते हो उसको, बट कॉनिकल फ्लास्क ज्यादा सुंदर लगता है। इसमें यू विल टेक 10 ml ऑफ प्रिपेयर्ड मोहर सॉल्ट, जो आपने बनाया था, प्रिपेयर्ड मोहर सॉल्ट, प्लस 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4, फिर डालते हैं आप एक टेस्ट ट्यूब। अब आपको पूछेंगे वाई H2SO4, और वो भी डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड। ठीक है, यहां पे फिर ये हमारा किसका क्वेश्चन बन गया बेटा, वाइवा का, क्यों डाला, कहते हैं टू मेक द मीडियम एसिडिक। ठीक है, अब इसी में पूछते हैं टीचर, देन मीडियम एसिडिक ही करना था, तो दुनिया में तो बहुत सारे एसिड्स हैं, तो क्वेश्चन आता है हमारा, फिर वाइवा का सेकंड क्वेश्चन आता है, वाई एसिडिफिकेशन was not done with following, किस फॉलोइंग में कौन कौन आया, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपको याद है मैंने कराया था, एक्सप्लोसिव ऑयली ग्रीन, कौन सा कंपाउंड, Mn2O7, इसलिए भाई कॉन्सेंट्रेटेड तो अवॉइड कर दिया, वो एक्सप्लोसिव। और दूसरी बात, नेक्स्ट HNO3, मैं टाइम दे दूंगा बेटा, itself is an excellent oxidizing agent, इसलिए आपने H2HNO3 को भी अवॉइड किया, फिर आपने HCl को क्यों अवॉइड किया,
टू KMnO4 अगर HCl से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है MnCl2 और बनाता है Cl2 और बनाता है KCl प्लस H2O। प्रॉब्लम इस Cl2 के साथ है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है। इज इट फाइन? तो इसलिए आपने डाइल्यूट। अब क्वेश्चन, फिर वाइवा का क्वेश्चन, व्हाई कांट वी टेक एल्कलाइन KMnO4 एज इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? और कहना गलत भी नहीं होगा, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए तो एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है ना बेटा। आपने तो कितनी जगह पे ऑक्सीडेशन में क्या यूज करते थे, जब भी ज्यादा खुश हो जाते थे तो एल्कलाइन KMnO4। तो यहां भी अगर ऑक्सीडेशन करना है तो एल्कलाइन KMnO4 यूज कर लो ना, नहीं लेना। क्योंकि अब सुनिएगा ध्यान से क्यों। इट इज बिकॉज एल्कलाइन KMnO4 गिव्स डार्क ब्राउन MnO2। ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ विच आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड पॉइंट बिकम्स डिफिकल्ट मेरे बच्चे। इस वजह से एंड पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आप देखो कोई चीज कलरलेस है, वो पिंक हो रही है पता चल जाएगा, लेकिन कोई चीज ब्राउन से पिंक होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ब्राउन में पिंक को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसी पर्पस के लिए हम एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हैं, ना कि एल्कलाइन KMnO4 यूज करना वो भी कर सकते थे। इज इट फाइन मेरे बच्चे? अब प्रोसीजर समझ में आ गया आपने कैसे किया क्या डाला है? इज इट फाइन? अब रीडिंग लेना है आपको चार। आगे कहां से कॉपी करना है बता दो मुझे। अब टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ये है आपका। ये आपका ब्यूरेट हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग होती है, यहाँ रीडिंग ये देखो पूरा यहाँ तक वर्क कर लेना, फनेल के थ्रू सॉल्यूशन डालना, पहले रिंस कर लेना चाहिए। रिंस करना टीचर ने बताया होगा आपको कि टेस्ट ट्यूब में और ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन डाल के और ऐसे जैसे पेन रखो अपने पास, सीधा ऐसे घुमाओ। ठीक है बेटा, रिंच करना है, इट्स लाइक दिस। रिंच करने के बाद उसके अंदर हम KMnO4 सॉल्यूशन डालते हैं। ये जो इनिशियल रीडिंग है 0 ml है, नीचे यहाँ पे आता है ये 50 ml। तो यानी आपका ब्यूरेट जो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज ब्यूरेट होता है वो 50 ml का होता है। कुछ ब्यूरेट्स 25 ml के भी होते हैं, छोटे ब्यूरेट्स भी बहुत बच्चों को दिए जाते हैं। तो आप अपनी रीडिंग सीख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरेट आपने जो KMnO4 सॉल्यूशन बना के दिया है वो आपने ब्यूरेट में डाल दिया। फनेल का काम नोट कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को हम अपनी क्लास में भी देखते हैं, नोट करके। फनेल शुड इमीडिएटली बी रिमूव्ड आफ्टर ब्यूरेट इज फिल्ड अप। भरने के तुरंत बाद फनेल लगाते हैं। फनेल रख के रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फनेल रख के रीडिंग की लेने से एरर आता है, वो एयर प्रेशर क्रिएट होता है और वो आपके रीडिंग को फ्लक्चुएट कर लेगा। फनेल का काम सिर्फ और सिर्फ KMnO4 को डालने तक का था, तुरंत फिर निकाल लेना है। जब आप देखेंगे आपका ब्यूरेट तैयार हो गया तो नीचे में आपका वो कॉनिकल फ्लास्क है।
जिसके अंदर क्या है, 10 ml आपका मोहर सॉल्ट था, 10 ml स्टैंडर्ड मोहर सॉल्ट। इसमें आपने K1O4 डाल दिया, ऊपर तक भर दिया है, और मोर सॉल्ट और प्लस एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 था, और आपकी टाइट्रेशन स्टार्ट हो गई है। रीडिंग आपको 4 रीडिंग लेनी होती है। रीडिंग बताते हो, टेबल बनाते हो आप। टेबल भी इतना होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। और वो ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में होता है सीरियल नंबर, निपॉन 1 2 3 4। इनिशियल रीडिंग जो होगी वो ml में होगी। यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट की गलती मत कीजिएगा। फाइनल रीडिंग भी आपकी ml में होनी चाहिए, ये ml जरूर लिखेंगे। फिर तीसरा होता है वॉल्यूम यूज्ड, और वो भी ml में आएगा। ठीक है, ऐसे 4 रीडिंग लेने होते हैं आपको, जिसमें पहली रीडिंग आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगली रीडिंग में आपको कितना केयरफुल रहना है। इसमें नीचे में एक कंकॉर्डेंट रीडिंग का कॉलम बनाते हैं। कंकॉर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है सेम रीडिंग, जो बार बार आ रही है। आपने सपोज 0 से स्टार्ट किया, वो 10 पे आ गया, 15 पे, कोई बात नहीं। अब आपका एंड पॉइंट सही आया है कि नहीं आया है, ये तभी चेक होता है जब एक ड्रॉप H2O मोर सॉल्ट डालने पर वो कलरलेस हो जाए। अगर एक ड्रॉप मोर सॉल्ट डालने पर वो कलरलेस हो गया तो आपकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने कुछ उसमें गलती करी है, और अगली बार पर्टिकुलर रहना है, ध्यान रखना। कंकॉर्डेंट रीडिंग आनी ही चाहिए। अभी के लिए मैं मान लू XML मेरी कंकॉर्डेंट रीडिंग आ रही है। अब देखो बेटा, ये डिपेंड करता है ना आपका मोहर सॉल्ट कैसा बना हुआ है। नॉर्मली M/100 देते हैं, M/150 देते हैं, तो उसके हिसाब से रीडिंग वेरी कर जाएगी। वो मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा कैसे कैलकुलेशन। अब आता है ये XML आपकी कंकॉर्डेंट 4 है। अप्रोक्सीमेटली आपका M/100 अगर टीचर ने बनवाएगा तो रीडिंग डिफर कर जाएगा, M/150 की रीडिंग कुछ और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इज इट फाइन बेटा? ऑब्जर्वेशन टेबल देख लिया। 4 रीडिंग लेनी होती है, जिसमें 3 रीडिंग सेम होनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और पिपेट यूज करना आपको आता ही होगा, उसको पकड़ते कैसे, रोकते कैसे, सोल्यूशन को कौन से फिंगर को यूज करे करते हैं आप लोग? कौन सा? इस फिंगर को याद रखिएगा। थंब, हाँ, थंब भी हम लोग थंब भी यूज करते हैं, अंगूठा छाप है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यूज करें। बेटा ऐसे मत बताइए बेटा, ठीक है? नेवर यूज थंब, क्योंकि थंब से पकड़ा नहीं जाता ढंग से। जितना परफेक्टली फर्स्ट फिंगर आपका होल्ड करता है, वो उससे थंब, इससे ही करा करो। अंगूठा छाप मत बनिए, नहीं बनना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठा छाप नहीं है। ठीक है, इसलिए अंगूठे का प्रयोग ना करें। फर्स्ट, वोट वोट किससे डालते हैं? बड़ी ताकत है आपके पहले फिंगर में, तो उसी का। जब वो, यस सर, ये हमारे जप्पू भी आए हैं हमारे, हम सबके फेवरेट है हमारे। कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग जाएगा आपकी कॉपी में, टीचर ने कैसे मुझे लिखवाया मुझे नहीं पता। एक होता है कैलकुलेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट। जानते हो इक्विवेलेंस पॉइंट? नहीं, आप जान लो बेटा। देखो, एक्चुअली बीइंग अ टीचर, मैं भी जब जाता हूँ वाइवा में, तो नॉर्मली हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज एंड पॉइंट एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। तो लोग नॉर्मली दोनों में इंटरप्रेट ज्यादा जल्दी नहीं कर पाते। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज अ स्टेज, इट इज अ पॉइंट और स्टेज एट विच ग्राम इक्विवेलेंट बिकम्स इक्वल। किसका ग्राम इक्विवेलेंट? जिनके बीच में टाइट्रेशन हो रही है, उनका ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाता है। नाउ रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी फॉर्मूला वाज
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो उस हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बनता है बेटा, देखो ग्राम इक्विवेलेंट के बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, आपके लिए कौन सी काम की चीज है वो देख लीजिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, एक होता है एन फैक्टर इंटू मोल्स, एन फैक्टर इंटू मोल्स। दूसरा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और इस मोलैरिटी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं एन फैक्टर्स। ये तीनों फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट के। अगर मोल्स दिया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। अब देखो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये आपके तीन फॉर्मूलेज हैं, इसको आप नॉर्मली कंसिडर कर सकते हैं। एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो नीचे किसी तरीके से चलता है। एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा। तो तीनों, अब मैंने कहा बात करी, तो किसका ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा, दो चीजों का ग्राम इक्विवेलेंट अगर सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। एक तरफ हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ के एम एन ओ फोर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, अब ग्राम इक्विवेलेंट का आप अब आपने क्या निकाला हुआ है बेटा, वॉल्यूम, मोलैरिटी गिवन है, तो आप क्या लिखोगे मोलैरिटी वाला, यानी इसमें से ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। क्या लिखोगे, यानी एन फैक्टर ऑफ के एम एन ओ फोर इंटू मोलैरिटी ऑफ के एम एन ओ फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर। ये वॉल्यूम कुछ और नहीं, ये आपकी कंकॉर्डेंट रीडिंग थी, वॉल्यूम ऑफ के वाज एक्चुअली योर कंकॉर्डेंट रीडिंग, जो आपकी कंकॉर्डेंट रीडिंग आ रही है वो वाली है। ठीक है, और उधर क्या लिखेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, फिर मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, फिर वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। अब आप यहां देखिएगा, दो इक्वेशन लिखा होगा आपने, यहां पे अब आएगा आयनिक इक्वेशन। टीचर ने लिखवाया होगा ना बेटा आयनिक इक्वेशन, हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में थ्योरी में भी काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो MnO4 की जो इक्वेशन बनेंगे, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस 4H2। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है, तो इससे मुझे पता चला कि इसका जो एन फैक्टर है वो 5 है। और जब बात मोहर सॉल्ट की करते हैं तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 1। अब KMnO4 का एन फैक्टर 5 था, मोलैरिटी मुझे पता नहीं है वो रहने देते हैं। कंकॉर्डेंट रीडिंग आपकी XMl थी जो अभी मैंने आपको दिखाया था। मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होता है। मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी थी, 1/20। कितना ml आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था, ठीक है, आप कॉनिकल फ्लास्क में कितना ले रहे हो, 10 ml ले रहे हो। इसको सॉल्व करो, आपके पास अगर x की वैल्यू है तो m की वैल्यू इमीडिएटली आ जाएगी। हाउ टू गेट द वैल्यू, तो m ऑफ KMnO4 इज हाउ मच, इट विल बी, कितना देख रहे हो, काट दो तो 2 आ जाएगा। तो इट विल बी हाउ मच, 1/x इंटू 5 इंटू 2 मोलर, ये वैल्यू आ। बेटा यू शुड नो
कि हम ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों लिख रहे हैं ये फॉर्मूला। बेटा दो चीजों के बीच में रिएक्शन को कंप्लीट तभी माना जाता है अगर उन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम, उनके मोल्स सेम हो तो रिएक्शन कंप्लीट, हो ना हो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो चीजों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो तो रिएक्शन कंप्लीट माना जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम रिजल्ट लिख देते हैं, प्रिकॉशन लिखते हैं। प्रिकॉशन में क्या कि H2SO4 जरूर डालना है जब भी आप पॉट सॉल्ट बनाएंगे। अच्छा, दूसरा रीडिंग लेने कंकॉर्डेंट रीडिंग होनी चाहिए, मेनिस्कस का ध्यान रखना होता है यहाँ पे, और क्या उसका एंड पॉइंट चेक करना पड़ता है। और बताओ, H2SO4 दो बार डालना है बेटा, एक सॉल्यूशन बनाते समय, एक टाइट्रेशन करने से पहले, याद रखिएगा। और यहां से हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस खत्म होता है बेटा, ये चीज है। इसमें रीडिंग का ध्यान रखिएगा, वाइवा की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, ये कौन सा टाइट्रेशन है ये पूछा जाता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग ये पूछा जाता है, आयोनिक इक्वेशन पूछा जाता है आपसे। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो टाइट्रेशन है वो है ऑक्सैलिक एसिड वाला, उसमें और किसी बातों का ध्यान रखना होता है जो आप लोगों ने शायद किया भी होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड में लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है, तो लिखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है, आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन याद है, तो लिखिएगा टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अच्छा, मैं ये तो ऑलरेडी बता दिया है। अब लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन बाद में आएगा, कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे इसको, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन स्टैंडर्ड होता है क्योंकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका भी 1/20 बनाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मन में बोलो बेटा, मोल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट अपॉन में क्या लेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो वॉल्यूम किस में लेंगे बेटा, इन लीटर में लेंगे। ठीक है, हमने बनाना है सिर्फ 100 ml, तो हम 100 ml का ही मेजरिंग फ्लास्क है हमारा, तो हमने ले लिया 1/20। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना हो गया एक्स, और मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का कितना होता है 126। आपने कितना निकाल लिया बेटा, 100 ml बनाया अपॉन 1000, गिवन दी वैल्यू जो कट रहा है, कितना आ रहा है आंसर बताओ। 1/20 इज इक्वल टू व्हाट, 10/126 इंटू एक्स, तो उस हिसाब से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 126/200। मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.63। इज इट फाइन, वेट कर लिया। वही वेट ऑफ वॉच ग्लास यहां भी जाएगा, तो यहां भी देखो, अब वेइंग ऑफ सॉल्ट लिख लो। ये ना सब कुछ दिखाना होता है, वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकाला वो भी बताना होता है, और यहीं पे टीचर्स आपको पकड़ लेते हैं। आपको उनको लगता है कि बच्चे रट के आए हुए हैं, वो कहते हैं बेटा अगर m/50 बनाना हो तो क्या करोगे, m/60 बनाना हो तो क्या करोगे, तो वैल्यू रटना नहीं है। बोले सर आप कुछ भी बनाने के लिए दो, m/50 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 1/20 की जगह पे 1/50 ले लेंगे, m/60 बनाना होगा तो 1/50 की जगह 1/60 ले लेंगे। वेइंग ऑफ सॉल्ट कैसे करेंगे बेटा, तो वही सेम बात आएगी, वेट ऑफ व्हाट, वॉच क्लास, सॉरी लाइट्स ऑन कर देना बाहर वाला। वेट ऑफ वॉच क्लास इज व्हाट, हाउ मच, वेट ऑफ वॉच क्लास इज क्या, 22 ग्राम या जो भी आ गया। तो फिर हम क्या लेंगे, वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस सॉल्ट। हाँ नहीं, हाँ ऐसे ही होता है। वेट ऑफ सॉल्ट ट्रांसफर्ड इज 0.63 ग्राम। अच्छा, यहां पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते समय कुछ नहीं करना,
ये आपका राउंड बॉटम 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क है। आपने फनल की मदद से इसमें डाल दिया सॉल्ट। सॉल्ट के बाद ऐड वाटर। और मार्क तक फिल कर लो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, स्टार्टिंग में पूरा नहीं भरना होता है, सिर्फ यहां तक भरना चाहिए आपको सोल्यूशन को। अब जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए तभी पानी डालो ऊपर। समझ में आ गया? पहले आप थोड़ा सा, हम तो ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि आप पाम पे रख लो राउंड बॉटम फ्लास्क को। ऐसे नहीं करना, पाम पे रख लो राउंड बॉटम फ्लास्क, सॉल्ट इतना पानी डाल दिया और ऐसे ऐसे पाम पे रख लो और उसको ऐसे। क्योंकि बेटा, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, अगर शेक करने में थोड़ा भी इधर गिरा, खत्म। कितना ग्राम है सॉल्ट का? 0.63 ग्राम ही तो है। अगर 1-2 ग्राम भी 1-2 ml मिला उसमें, जितना ग्राम गया था सॉल्ट की, मैंने आपको बताया था आपका ये जो सोल्यूशन होता है ना, ये बहुत परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सॉल्ट लेना, पानी डालना थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, 10 ml या 20 ml तक डालना, और फिर हम ऐसे कर लेना, पाम पे रख के उसको ऐसे चारों तरफ ऐसे धीरे 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 डिजोल्व हो जाएगा वो। फिर आप पानी डालना स्टार्ट करो, फिर थोड़ा शेक करना, फिर आपको लगेगा क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा, तब अब मार्क तक फिल करना। ये दोनों केस में कर लेना। ठीक है। थोड़ा सा इतना हल्का सा 10 ml 15 ml तक भरना, फिर पाम पे रख के धीरे धीरे आराम से प्यार से शेक करना, और डिजोल्व हो जाता है दोनों सॉल्ट। फिर आप ऊपर तक भर लेना। इसमें देखो, कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे डालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस हो गया ना, H2SO4 डाला नहीं, कोई डालने की जरूरत। मोहर ऑक्सैलिक एसिड में H2SO4 नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का कोई खतरा नहीं। ठीक है बेटा। यहाँ पे अलग प्रोसीजर है, देखो दोनों में अपनी स्पेशलिटी है, यहाँ पे अलग है। आगे मूव ऑन करते हैं। देखो, अब आपने क्या करना है, आपने अपना ये लिया कॉनिकल फ्लास्क। क्या लिया बेटा इसमें? और इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने डाला 10 ml ऑफ M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब उसके बाद हीट टिल 80 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, फिर वाइवा का क्वेश्चन बन गया। वाई? वाई हीटिंग? बिकॉज बिकॉज rate of reaction in this case is slow. So heating is done to increase the rate of reaction. हीट करने का। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया भाई, हीटिंग क्यों करा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इफ, व्हाई हीटिंग शुड बी कंट्रोल्ड। पूछिए भाई, हीटिंग कंट्रोल क्यों होना चाहिए? कंट्रोल मतलब आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए हीटिंग। एक्सेसिव हीटिंग करोगे तो क्या होगा बेटा? ऑक्सैलिक एसिड है ये, जल जाएगा? नहीं नहीं। ऑक्सैलिक एसिड अगर किसी का हीट करोगे, ये CO2 में डिकम्पोज कर जाएगा, डिकम्पोजेस ऑन एक्सेसिव हीटिंग। अगर आप हीटिंग बहुत ज्यादा कर दो, तो ये हमारे वाइवा का सेकंड क्वेश्चन होता है कि सर हीटिंग बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या पंगा होगा। अगर जरूरत से ज्यादा हीटिंग कर दी तो आपका ऑक्सैलिक एसिड टूट जाएगा, फिर टाइट्रेशन करने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, अब हीटिंग करने के बाद जल्दीबाजी में H2SO4 पहले मत डाल दिया, क्योंकि H2SO4 थोड़ा इन्फ्लेमेबल होता है, थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है, और गलती से अगर उसको डाल के हीट करेंगे तो थोड़ा खतरा हो जाता, हो सकता है।
इसलिए हम लोग एडवाइज करते हैं कि आप हीट करके आइए, और उसके बाद वी नीड टू ऐड, अब हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जब ये कर लेते हैं, तब ये हमारा वही आपका ब्यूरेट है, KMnO4 है, और यहाँ पे हम M/20 हॉट, M/20 स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नाउ ऐड 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4। फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करो। इसमें और उसमें डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस लगा? वहां H2SO4 डाला, यहाँ H2SO4 नहीं डाला। वहां हीटिंग नहीं किया, यहाँ पे हीटिंग किया। तो दोनों में एक अलग अलग डिफरेंस है। वहां पे H2SO4 डाला तो यहाँ नहीं डाला, और वहां हीटिंग नहीं किया तो यहाँ हीटिंग किया, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड वाली रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लो होती है। टाइट्रेशन में आना ही आना है, फॉर श्योर आना है। हम लोग स्वैप करते हैं, हमारे बैच में तो वी डू स्वैपिंग। एक बैच को ऑक्सैलिक एसिड, एक बैच को बॉर सॉल्ट, या कभी कभी एक्सटर्नल आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को इसलिए भी लर्न नहीं करवाते हैं ना, अपने स्कूल के बच्चों को भी मैं करता हूँ। कभी कभी है ना, स्ट्रेंथ हमें टीचर्स बोल देते हैं कि सर आप ये बनाइए। अच्छा, मैंने मान लो M/100 बनाया, बच्चों को मैं बोल दूं कॉन्फिडेंटली, बेटा M/100 की रीडिंग याद कर लो। कभी कभी एक्सटर्नल आगे उसे बोलते हैं कि सर इसको ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो रीडिंग ही अलग हो जाएगी। तो इसलिए आपको मैंने प्रोसीजर बताया कि जो मर्जी आए। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई? ऑक्सैलिक एसिड का इक्वेशन देखो क्या होगा, आयनिक इक्वेशन इसका। अब देखो कैलकुलेशन। आयनिक इक्वेशन क्या है इसका? बेटा आयनिक इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। दोनों का आयनिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ये भी लिखा हुआ है, यहाँ भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आयनिक इक्वेशन तो पहले लिखते हैं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन में समझाने के लिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। तो लिखते हैं, देखो एसिडिफाइड वाले का तो वही होगा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2। दिख रहा है बेटा? What is the oxidation state of manganese in this case? It is +7. What is max oxidation state यहाँ पे? तो ये +7 से +2 में हो रहा था, इसलिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डाला यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? एक भी नहीं, इसलिए 4H2 डाला। अब यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर दो, 4 2 जा कितना हो गया? 8। यहाँ पे कितने? अब ऑक्सैलिक एसिड देखो ये होता है, ये CO2। यहाँ पे मैंने आपको क्लास में ही बताया था, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट +3 है, और यहाँ पे +4 आता है। आपको लॉजिकली दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। कितने का? एक। बट यू विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एक कार्बन के लिए नहीं है ना। एक दो 2 है ना, C2 है, तो आपको चेंज लेवल, यहाँ पे भी क्वेश्चन में गलती होती है बच्चों से। ठीक है। हाँ बेटा, ये जो आप इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे सर इसके अलावा विच आर द टॉपिक दैट नीड्स टू बी कवर्ड व्हाइल डीलिंग विद द वाइवा, टाइट्रेशन के लिए स्पेशली। तो मैं आपको लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वाइवा, लिख लो। अब इसका एंड फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ? इसका एंड फैक्टर 2 हो जाएगा। मोहर सॉल्ट का एंड फैक्टर कितना था? 1। इसका एंड फैक्टर तो चलो KMnO4 का दोनों केस में 5 ही रहेगा, बट एंड फैक्टर। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बताओ? क्या होता है बेटा? और सुनिएगा, अपनी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों को हाईलाइट कीजिएगा कि मोलैरिटी इज दिस, स्ट्रेंथ इज दिस। इनसर्कल करना होगा तो कर दीजिएगा, क्योंकि हम उसी को टिक टिक करके मार्क्स देते हैं। समझ रहे हो ना? स्ट्रेंथ मोलैरिटी इसको हाईलाइट करना है।
ठीक है, सॉल्ट में नंबर्स होंगे, वो पैकेट्स में, वो टीचर्स आपको बताएंगे, वो मेंशन करना। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या कहोगे आप? ग्राम इक्विवेलेंट किसका? ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट किसका? ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बेटा। कैसे निकालते हैं? यू नो इट, फॉर्मूला आपको पता है, एन फैक्टर का कितना होगा, KMnO4 का एन फैक्टर लेंगे, फिर हम क्या लेते हैं उसकी मोलैरिटी लेते हैं बेटा, फिर हम क्या लेते हैं उसकी वॉल्यूम लेते हैं, इज इक्वल टू एन फैक्टर किसका बेटा? ऑक्सैलिक एसिड का। फिर आप क्या लेते हो? मोलैरिटी किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। फिर आप क्या लेते हो? उसका वॉल्यूम। ये ब्यूरेट वाली रीडिंग है बेटा, इसको कंकॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं, यहाँ भी वही चीज होगी। एन फैक्टर KMnO4 का 5 होता है, मोलैरिटी तो आपको कैलकुलेट ही करना है, वहां पे एक्स लिया था तो यहाँ पे वाई ले लो। ऑक्सैलिक एसिड कितना हो जाएगा बेटा? 2। ये हो जाएगा 1/20, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10। वॉल्यूम KMnO, सॉरी इट्स नॉट KMnO4, इट्स ऑक्सैलिक एसिड। अभी मैं कुछ के कॉपीज में देखता हूँ ना, 2/5, 2/5, 1/5 लिखा हुआ उन्होंने डायरेक्ट, समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू 1/5, वो 1/5 यहीं से आया हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना और मोलैरिटी KMnO4 की यहाँ निकाल लेना। ठीक है, अब आप लिखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यही जल्दी से नोट डाउन कर लिया, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो भाई वाह। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वाइवा। फर्स्ट, distinguish between double salt and coordination compound. Second, preparation, structures, and properties of KMnO4 and K2Cr2O7। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। केमिकल टेस्ट, स्पेशली चार का, एल्कोहल, फिनॉल, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। और अमीन्स का कर लो तो सोने बसवा होगा बेटा। जैसे जिनके स्कूल्स में कार्बोहाइड्रेट फैट्स का टेस्ट करवाया होगा, वो आप डेफिनेटली देख ले, कंसिडर कर सकते हैं आप। वो करवाया है ना, तो वो देख लेना। फैट्स का, प्रोटीन्स का टेस्ट आपको करवाया हुआ है मैंने, क्लास में भी लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। जब हम बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे तब जरूर करना है इसे। KMnO4 इसलिए मैंने डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि आपने क्रिस्टलाइजेशन किया है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन आपने जब किया है तो क्रिस्टलाइजेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्रिस्टल बनाए भी होंगे। ये बने हैं या किसी का उठा लिया तुम लोगों ने? नहीं, टीचर नहीं दिया है, लगा लेना।
क्रिस्टल तो लग ही नहीं रहा है कि क्रिस्टल ही बने हैं। सर वो 2 महीने पहले दिए थे। अब तो सारे पाउडर्ड हो गए, चलो ठीक।